हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर संविधान क्यों और कैसे। तो इस बुक को हम पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले समझना है, यहाँ पे इसका परिचय दे रखा है। परिचय में कुछ खास नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली समझाती हूँ कि संविधान होता क्या है और संविधान किस तरह से किसी देश के लिए क्यों जरूरी है। अगर मैं संविधान की बात करूं तो संविधान एक दस्तावेज है जिसमें देश में किस तरह से नियम व कानूनों को संचालन होगा, किस तरह से चलाया जाएगा, किस तरह की सरकार होगी, किस तरह की व्यवस्था वहां पर प्रणाली होगी, वो सारा कुछ मेंशन होता है, तो वो आपका संविधान कहलाता है। अब अगर इसकी मैं स्पेसिफिक परिभाषा की बात करूं तो आप सिंपल अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं कि संविधान एक दस्तावेज है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी देश की व्यवस्था और नियमों और कानूनों का संचालन होता है, ये आप लिख सकते हैं। दूसरी परिभाषा आप नोट कर लीजिए, देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। अब हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, जो कि हमारी बुक का सबसे मेन टॉपिक है। तो संविधान की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसे आपको पता, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे जिसमें कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, ईसाई हैं। तो ये सारे क्या है, एक ही धर्म को नहीं मानते, और इसके अलावा धर्म के अलावा व्यवसाय के आधार पर भी यहाँ अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग व्यवसाय में कार्य करते हैं, तो उनकी जो आवश्यकता है, उनकी जो जरूरत है, वो अलग अलग हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कल्चर भी अलग अलग है। अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे या साउथ इंडिया की बात करेंगे तो वहां पर बहुत सारी असमानताएं पाई जाती हैं। वो उन लोगों की पूजा पद्धति अलग है, हम लोगों का पूजा पाठ करने का तरीका अलग है, अगर हम लोग नॉर्थ में रहते हैं तो उसकी वजह से कोई भी वाद विवाद ना हो और वो चीजें आपस में तालमेल बना रहे, इसके लिए ही एक बुनियादी नियमों की हमें जरूरत पड़ी, जिसकी वजह से हमने संविधान का निर्माण करते हैं। तो बुनियादी नियम जैसे इस बुक में भी दे रखा है कि संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। मतलब अगर आपस में कोई लड़ाई झगड़ा भी होता है तो संविधान एक ऐसी नियम और कानून पेश करे जिससे उस झगड़े को हम आसानी से सुलझा सके। तो ये संविधान का पहला कार्य होता है। फिर उसके बाद हम करते हैं निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं। अब जैसे कि इस बुक में हमें दे रखा है, अगर आप ये चैप्टर भी रीड करेंगे, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि आपको इतनी हेडेक ना हो। तो इसमें क्या है, सिंपल ये क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश की गई है कि कानून कौन बनाएगा। ठीक है, अगर हम इस बुक में बात करें तो राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र का मतलब होता है जहाँ राजा का शासन होता है। तो राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है, जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था। सोवियत संघ की प्रणाली की अगर हम बात करें तो वहां पर एक मुख्य प्रणाली थी, एक मुख्य पार्टी थी जिसका प्रभुत्व सोवियत संघ में था, जो थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो उसी के पास ये अधिकार था कि वो किस तरह से कानूनों को बनाएगी। लेकिन उदाहरण के लिए अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो अधिकतर कानून क्या होता है, यहाँ पर संसद बनाती है, और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि लोग उठे और सोचा चलो आज हम जाके संसद में बैठ जाते हैं और कानून बना लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसका एक पूरा प्रोसेस है जो कि सारा कुछ मेंशन है हमारे संविधान में। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो उससे पहले यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए कि ये काम संविधान करता है। मतलब अब आपको कोई अधिकार है तो वो अधिकार आपको दिया किसने, ये भी महत्वपूर्ण है। तो संसद को इंडिया में कानून बनाने का अधिकार हमारा संविधान देता है। तो इसका संविधान का दूसरा कार्य हो गया कि संविधान का दूसरा काम ये स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। अब भारत में क्या होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, उस टाइम पे सभी भारत की जनता जाके वोटिंग करती है और उसके बाद ये डिसाइड होता है कि किस तरह से भारत में जो कानून व्यवस्था है वो रन करेगी और कौन सी पार्टी जीती है। जिसको ज्यादा वोटिंग मिलती है उस पार्टी का जो भी नेता होता है वो आपका प्रधानमंत्री बनता है और उसी के आधार पर सरकार रन होती है। अब इसका अगले कार्य की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको दिख रहा होगा सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। अब आपने तो सरकार को पावर दे दी, हो सकता है वो उसका दुरुपयोग कर ले, तो इसके लिए एक संविधान ही ऐसी
दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर भी अंकुश लगाता है या उसे नियंत्रित करता है। होता क्या है, क्योंकि भारत में या अगर मैं किसी भी देश के विश्व में किसी भी देश की बात करूं तो वहां पर अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो अब सरकार के पास तो पावर है, वो कुछ भी कानून बना सकते हैं। अब सरकार ने कानून बना दिया कि किसी स्पेशल या किसी खास रंग के वस्त्र नहीं पहने आएंगे, या कुछ गीत ऐसे हैं जिसे आप गा नहीं सकते, किसी धर्म या जाति के लोगों को दूसरी जाति की सेवा करनी पड़ेगी। अगर इस तरह के कोई भी कानून सरकार बनाती है तो संविधान उस पर अंकुश लगाता है। तो संविधान का तीसरा काम क्या हो गया, सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए, और ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। मतलब सरकार के ऊपर भी संविधान हमारा अंकुश लगाता है कि वो अपनी मनमानी ना करे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि भारत में या ये अन्य देशों में भी जो जनता है वहां की, उन लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए, जिसमें नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जिसमें इसका एक वर्णन यहाँ भी किया गया कि अगर कोई पुलिसकर्मी या कोई भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेता है तो उसे मनमाने ढंग से आप अरेस्ट नहीं कर सकते। और ऐसा कुछ होता है तो वो 24 आवर्स के अंदर ही आपको उसे जज के सामने पेश करना होता है। फिर वो डिसाइड करता है कि उसे पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो मौलिक अधिकार जो व्यक्ति को दिए गए हैं वो उसकी सुरक्षा के लिए ही दिए। समाज की आकांक्षा और लक्ष्य, तो किसी भी समाज की आकांक्षा ये होती है कि वहां पर असमानता की गहराई इतनी ना हो कि अमीर बहुत ही अमीर है या गरीब बहुत ही गरीब है, या किसी जाति के आधार पर भी किसी जाति को बहुत ज्यादा ऊंचा स्थान दे दिया है और किसी दूसरी जाति को बहुत ज्यादा नीचे दे दिया जाए। कोई अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे। तो हर समाज की आकांक्षा होती है कि वो एक ऐसे समाज का निर्माण करें। तो इसका एक एग्जाम्पल है दक्षिण अफ्रीका में नक्सली भेदभाव के पुराने इतिहास। मतलब दक्षिण अफ्रीका में क्या था, वहां पे नस्लीय भेदभाव था, तो जिसको समाप्त करने के लिए वहां का जो संविधान था उसने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो संविधान की यही जरूरत होती है कि वो अपने देश के लोगों की जरूरतों को पूरा करे और उसका ध्यान रखे और समाज में समानता बनाए रखे। तो जैसे कि इसमें बुक में भी दे रखा है कि संविधान का चौथा काम क्या है कि सरकार को एक ऐसी क्षमता प्रदान करना कि वो जनताओं की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके, जिससे क्या है वहां पे हर नागरिक को अपनी विकास करने का सारा कुछ समान अवसर उपलब्ध हो। अब राष्ट्र की एक बुनियादी पहचान, मैं इसमें सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, आपको पूरा चैप्टर रटने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना पता होना चाहिए कि आखिर संविधान है क्या और उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो आप इतना डीपली मत घुसना, आपको पता होना चाहिए कि देश को संविधान की आखिर आवश्यकता क्यों है। तो अब इसका अगला पॉइंट है राष्ट्र की बुनियादी पहचान। कोई भी जो संविधान होता है वो एक राष्ट्र की पहचान होता है। इसमें होता है कि कोई भी संविधान कैसा होगा, उसमें कैसा शासन होगा और कौन कौन लोग उसमें शासित होंगे, मतलब शासन करने वाले कौन होंगे और जिनके ऊपर शासन होगा वो लोग कौन होंगे, वो कैसे डिसाइड होगा, ये उसी से एक राष्ट्र की पहचान होती है। ये एक हर देश की एक राजनीतिक पहचान के रूप में आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा जैसे किसी देश में राजशाही होती है, किसी में लोकतांत्रिक सरकार होती है, तो वो एक राष्ट्र की बुनियादी पहचान होती है। अगर इसका दूसरा संवैधानिक नियम हमें एक विशाल ढांचा प्रदान करता है जिसके अंतर्गत हम अपनी आकांक्षा और लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। मतलब होता क्या, संविधान ने एक हमें ढांचा दे दिया जिसमें जो भी हमारी व्यक्तिगत आकांक्षाएं होंगी, स्वतंत्रता हम लोगों को दी गई है, हमें क्या लक्ष्य प्राप्त करना, तो उसका हम उपयोग करके संविधान के द्वारा हम अपना विकास कर सके। संविधान एक नैतिक पहचान देता है, ठीक है, कि हम पर किसी भी तरह का कोई बाहरी शासन नहीं है, ये एक हमारी नैतिक पहचान है। हमारे देश में हमारे ही लोग चुने जाते हैं और जनता ही उन्हें चुनती है, तभी हमारे देश में शासन होता है। और तीसरा और अंतिम, अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए। मतलब कुछ बुनियादी नियम ऐसे हैं जो राजनीतिक और नैतिक तौर पर सभी संविधान ने अपनी जनताओं को प्रदान किए। जैसे मैं मौलिक अधिकारों की बात करूं तो मौलिक अधिकार सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार की
प्रदान किए गए, जिससे उनके अधिकारों का कोई हनन ना हो और उन्हें अपनी विकास करने का बराबर से अधिकार और अवसर प्राप्त हो सके। अब संविधान की सत्ता। संविधान की सत्ता, इसमें आपको सिर्फ ये दे रखा है कि कैसे क्या हुआ, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। ये थी संविधान की किस तरह हमें क्यों आवश्यकता है, लेकिन अब हम उसे प्रचलन में कैसे लाते हैं उसका भी एक तरीका होता है कि आपका संविधान किस तरह से प्रभावी है, कितना प्रभावी है, लोग उसे मानते भी हैं, उसके नियम कानूनों को मानते हैं या नहीं मानते, ये सारा इसमें बताया जाता है। तो अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या लोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाए जाते हैं। क्या होता है, वहां पर संविधान बना दे, लेकिन सेना के जो सैनिक वहां पे शासन कर रहे थे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग संविधान बना दिया, उनकी जरूरतों के अकॉर्डिंग जो उन्हें अच्छे नियम से लगते थे वो उन्होंने ऐड कर दिए, और ऐसे जो नेता थे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग और अपनी सारी चीजों को, अपनी सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए देश के नियम कानून बना दिए। बट उसके साथ जिन लोगों के ऊपर उन नियमों को लागू किया जाना था उन्होंने उसे माना ही नहीं, या वो उस कानून से सहमत ही नहीं थे। तो ये डिपेंड करता है कि संविधान की बनाने की प्रक्रिया क्या थी। तो विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान जैसे कि भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका का है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में कि किसी एक देश का नाम बताओ जिसका संविधान बहुत सफल है, तो आप भारत का या दक्षिण अफ्रीका या अमेरिका का नाम दे सकते हो। अब ये ऐसे संविधानों के उदाहरण है जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया था। आप सबको पता है कि अमेरिका भी पहले गुलाम था, बट वहां पर आजादी आज से 250 साल पहले ही अमेरिका आजाद हो गया था। और सेम विद भारत में पहले अंग्रेजों का शासन था, लेकिन उसका विरोध किया भारत की जो जनता थी, उन्होंने बोला कि आप यहाँ से जाओ, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आपने आंदोलन के बारे में भी सुना होगा। तो हमने काफी संघर्ष किया है अंग्रेजों के खिलाफ, उसके बाद हमने एक संविधान बनाया। और संविधान ऐसा नहीं था हमारा इंस्टेंट हम लोगों ने बना के और लोगों को दे दिया कि ये लो आपका संविधान है, कल से आप पर ये नियम लागू हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि संविधान को प्रचलन में किस तरह से लाया गया। संविधान निर्माताओं लोगों को ये समझाने में सफल है कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन है। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता था कि जिस समय हमारा संविधान बना उस टाइम पे जनता की क्या आम सहमति थी, वो उसको अपने अंदर समाहित करता, उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा संविधान बना है। कुछ देशों ने अपना संविधान पूर्ण जनमत संग्रह कराया, जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय देते हैं। बहुत से ऐसे भी देश होते हैं जो संविधान अपनाने से पहले अपनी जनता से पूछते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते हैं कि किस तरह का वहां पे संविधान होगा और क्या नियम और उसमें कानून होंगे। तो संविधान के मौलिक प्रावधान। एक सफल संविधान की विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। अब आप अपने संविधान को मान रहे हो, आपके पास कोई रीजन है कि आप उसको क्यों मानो, या आप अपने मम्मी की भी बात मानते हो तो कोई रीजन होता है कि आप वो क्यों मान रहे हो। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक कोई रीजन होनी चाहिए जिसकी वजह से आप किसी व्यक्ति का आदर करें, क्योंकि वो आपका बड़ा है। बट अगर वो गलत काम कर रहा है तो तब भी आप उसकी दिल से रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हो। तो यही संविधान के साथ भी है। अब कोई व्यक्ति उठ के बोल दे कि ठीक है मैं नहीं मान रहा ये संविधान के कानून, तो वो चीज सही नहीं है। तो एक संविधान को मानने के लिए एक व्यक्ति के प्रति एक कारण होना चाहिए उसके अंदर। तो उदाहरण के लिए जैसे एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छे उदाहरण दे रखे हैं जिससे आप उस कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो उदाहरण इसमें जो दिया, संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वह अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वो संविधान के प्रावधानों का आदर करें। अब जैसे कि बताया कि संविधान को प्रचलन में लाने की विधि क्या थी। अब नेता या फिर सैन्य जो भी शासन होता है वो अपने अकॉर्डिंग उन्होंने कानून बना दिए, और जो दूसरे लोग हैं वो उस कानून को नहीं मान रहे, क्योंकि उसमें तो उनके अकॉर्डिंग उनके राइट्स की बात की ही नहीं की, उनके अधिकारों का कोई वर्णन ही नहीं हुआ, तो एक उन्हें कोई कारण ही नहीं मिला। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया इन्होंने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों का लिया। अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो बहुसंख्यक आप मान लीजिए जैसे हिंदू समुदाय, और अल्पसंख्यक हम ले लेते हैं ईसाई समुदाय। अब उन्होंने जो भी संविधान बना होता सपोज, और उसमें सारा कुछ बहुसंख्यकों के फेवर में होता,
और उन्हें बोल दिया होता है कि ये लोग तो अल्पसंख्यक है, ईसाई समुदाय, आपको जो इनसे करवाना आप करवा सकते हो। बट हमारे संविधान ने ऐसा कोई भी अधिकार नहीं दिया। अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, दोनों को ही समान अधिकार दिए, जिससे क्या है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ही संविधान की इज्जत करते हैं, उनके उसमें विश्वास रखते हैं कि उन्हें जो संविधान है वो उनके साथ न्याय ही करेगा और एक आदर्श रूप में उसे स्वीकार करते हैं। संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। संविधान को जनता नहीं, प्राय एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है, क्योंकि वो अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता है। तो अब संस्थाएं, जब जैसे भारत में 3 संस्थाएं होती हैं, एक आपका कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अगर इनमें कामों को और इनकी शक्तियों को आपस में बिल्कुल क्लियर तरीके से उन्हें बांटा नहीं जाएगा, तो उनमें एक तो आपसी मतभेद होगा और संतुलन नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, कोई भी छोटा सा समुदाय या कोई भी समूह जो चाहता है कि मैं अपनी शक्तियों को बढ़ा लूं, तो उससे क्या होगा, वो संविधान वहां की नष्ट हो जाएगा। कोई एक समूह संविधान को नष्ट कर सकता है। इससे क्या होगा, संविधान की रूपरेखा बनाने की कारगर विधियां सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था का सारा शक्तियों पर अधिकार ना हो। अब ऐसा ना हो कि सारी शक्ति हमने राष्ट्रपति के हाथ में दे दी, वो जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे डिसीजन ले सकता है। तो इसलिए क्या है, उसमें बंटवारा इक्वल होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए भारतीय संविधान शक्तियों को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं में स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग आदियों में बांटा गया है। मतलब हर किसी संस्था को भारतीय संविधान बता देता है कि ये आपका काम है, ये आपका काम है और ये आपको करना है। तो हमने शक्तियों का बंटवारा कर रखा है। अब संविधान इस तरह का भी नहीं होना चाहिए कि इतना ज्यादा वो कठोर है कि उसमें आप कोई चेंजेस ही नहीं कर पाए। जिस टाइम संविधान बना उस टाइम की परिस्थितियां, सिचुएशन सब कुछ अलग थी। बट अगर आज के टाइम में हमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो हम उसमें चेंजेस भी कर पाए, बट इतने भी नहीं कि हम लोगों ने अपनी मर्जी से किसी एक को ही सारी शक्तियां दे दी। तो हमें संविधान में चेंजेस करने का भी अधिकार हो, ताकि हम संविधान में शक्तियों का संतुलन बनाए रखें। और इसके बाद है भारतीय संविधान कैसे बना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान बना कैसे। तो इसमें से ना आप ये मान के चलिए एक एक नंबर के क्वेश्चंस बहुत आएंगे आपके। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा एक बनाई गई थी जब भारत देश का विभाजन नहीं हुआ था। जब भारत और पाकिस्तान, जो आज हम पाकिस्तान देखते हैं, भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही थे, उसे हम क्या बोलते हैं, अविभाजित भारत। तो उस समय में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और भारत कब विभाजित हुआ था, 14 अगस्त 1947 को। तो मतलब आप ये देखो, जब भारत आजाद भी नहीं होता उससे पहले ही हम लोगों ने संविधान बनाने का जो संविधान बनाना हम लोग चाहते थे, हमने वो स्टार्ट कर दिया था, वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। तो आपको ये याद रखना कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। फिर संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा चुने गए थे। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई थी जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। अब ये आपको समझना जरूरी कि कैबिनेट मिशन में आपको क्या हुआ था, उस टाइम पे जो संविधान सभा की रचना थी ना, वो उस कैबिनेट मिशन ने हम लोगों को बताया था कि हमें किस तरह से संविधान सभा का निर्माण करना है। क्योंकि संविधान बनाने के लिए हमें संविधान सभा की जरूरत होगी, तो उसका निर्माण कैसे होगा। तो इस योजना के अनुसार क्या था, प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई थी। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया था। मतलब सपोज किसी जो रियासत है उसकी जनसंख्या 20 लाख है, तो 20 लाख के अकॉर्डिंग मतलब 10 लाख पे एक का अनुपात है, तो 20 लाख के अकॉर्डिंग कितने प्रतिनिधि हो गए, वहां से 2। तो ये आपका एक कैलकुलेशन थी। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुने गए थे और देशी रियासतों से 93 सीटें आवंटित की गई थी। ये एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, इसे याद रखना कि जो देशी रियासतें थी वहां से 93 सीटें आवंटित की गई थी और जो ब्रिटिश प्रांत वाले वो थी जगह, वहां से 292 सदस्य चुने गए थे। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था। जितनी उनकी जनसंख्या थी उसके आधार पर उन्होंने उसे डिवाइड किया था। प्रांतीय विधान सभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपनी प्रतिनिधियों को चुना था और इसके लिए समानुपातिक प्रतिनिधि और एकल
संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया गया था। देशी रियासतों के प्रतिनिधि का चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया था। ठीक है, तो ये आपका संविधान सभा का चुनाव किस तरह से हुआ था ये हमने देखा। इसमें से आपको नंबर से याद रखना है, पहली बैठक कब हुई थी वो आपको ध्यान रखनी है, और वो जो कैबिनेट मिशन क्या था जिसमें संविधान सभा का प्रारूप या उसकी योजना पेश की गई थी। अब संविधान सभा का स्वरूप 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वह सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। तो सदस्य वहां जाना चाहते थे पाकिस्तान में, तो वो अब इसका पार्ट नहीं रहे थे। तो संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। इसमें 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्हें ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। मतलब जिस दिन हमारे संविधान बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तो टोटल कितने सदस्य उपस्थित थे? 284, जिन्होंने हमारे संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभिषिका और हिंसा के भी संविधान निर्माण का काम हुआ था। मतलब क्योंकि जब देश का विभाजन हुआ तो काफी दंगे लड़ाई झगड़े हुए थे, तो इन सब के बीच में हमारा संविधान बना था। अब संविधान सभा की कामकाज की शैली। संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर सबका प्रतिनिधित्व कर रही है। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के बीच विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी भी सभा के लिए वांछनीय है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हों, और यह भी महत्वपूर्ण है कि वह केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व ना करें। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ। मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये कि संविधान सभा जब अब संविधान बना रही थी, जो उसकी कामकाज की शैली थी, उन्होंने किसी एक प्रतिनिधि या किसी एक समुदाय विशेष को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण नहीं किया। उन्होंने संविधान इस तरह से बनाया कि देश के सभी वर्गों, धर्म के लोगों, सदस्यों, सारे एज के, चाहे उनकी कुछ भी एज हो, सबको ध्यान में रख के उन्होंने उस संविधान का निर्माण किया था। इनमें आपसी मतभेद होते थे, लेकिन किसी अपने पर्सनल लालच के लिए इन्होंने किसी कानून या संविधान का निर्माण नहीं किया। अब इसमें क्या है, अब इसमें आगे ये भी है कि संविधान सभा में अनेक मतभेद से भारत में शासन प्रणाली केंद्रित होनी चाहिए, विकेंद्रित। मतलब किस तरह की भारत में शासन प्रणाली हुई, मतलब सारा कुछ केंद्र के कंट्रोल में होगा या सारा कुछ विकेंद्रित होगा। राज्यों के बीच कैसा संबंध होगा, मतलब किस तरह से राज्य आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। न्यायपालिका की क्या क्या शक्ति होनी चाहिए, उसे क्या क्या अधिकार होने चाहिए, क्या संविधान को संपत्ति के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस थे जिसका आंसर हमारा संविधान देता है। यह प्रावधान सार्वभौमिक मत अधिकार का था, जिसका अर्थ है कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव किए बिना नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, सार्वभौमिक मताधिकार क्या है। इसका अर्थ होता है कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग या आय के आधार पर भेदभाव किए बिना हम एक एज डिसाइड कर दे कि इस एज के बाद सभी इस देश के नागरिक वोट दे सकते हैं। और भारत में अभी वो एज क्या है, अगर आप 18 या 18 साल से ऊपर के हैं तो आप अपना वोट दे सकते हैं। उसके लिए आपको वोटर आईडी बनवानी होती है। उसके बाद जो भी आपके राज्य में या देश के चुनाव होने वाले होते हैं तो आप उसमें मतदान कर सकते हैं। तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि एक नंबर में पूछा जा सकता है कि सार्वभौमिक मताधिकार क्या है। तो ये प्रावधान भी हमें हमारी सरकार ने, हमें संविधान प्राप्त करता है, हमें देता है। संविधान सभा की असली ताकत क्या थी कि वह सार्वजनिक हित के लिए काम कर रही थी। वह सदस्यों की चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की ही बात नहीं, बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक कारण दिया। अगर संविधान सभा का कोई भी सदस्य कोई कानून बता रहा है बाकी संविधान सभा के सदस्यों को, तो उसे उसका एक तर्क भी देना होगा कि वो किस तर्क के बेस पर वो कानून संविधान में लाना चाहता है, उसका रीजन क्या है। तो वो सारा पूरा
पूरा मतभेद होता था, वाद विवाद होता था, उसके बाद ही संविधान तैयार हुआ था। कार्यविधि संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 कमेटियां थी। मतलब संविधान में ऐसा नहीं था कि पूरी संविधान सभा बैठी, उन्होंने अपने आप को भी कितनी कमेटियों में डिवाइड कर रखा था, 8 मुख्य कमेटियां थी। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या B.R. अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता कर रहे थे। मतलब जो कमेटियां बनी हुई थी उनमें से जो उनका नेतृत्व कर रहे थे वो हमारे ये सारे नेताएं थे। ये लोग ऐसे थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। ऐसा नहीं था कि इन लोगों को बना दिया तो इनमें कोई आपसी मतभेद ही नहीं है, क्योंकि विचार क्या होता है, मेरा किसी चीज को लेकर विचार या मेरी थिंकिंग डिफरेंट हो सकती है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। अब अम्बेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे। अम्बेडकर क्या थे, वो कभी भी गांधी के और कांग्रेस के समर्थक नहीं थे। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत रहते थे। मतलब सिंपल ये है कि कोई भी ऐसा नहीं था जिनके विचार एक दूसरे से मेल खाते हो, किसी न किसी विचारों पर उनमें मतभेद था ही। अब ये बैठक कितने दिन तक हुई थी, 166 दिनों तक चली थी और इसमें ये सारा डिस्कशन हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, इसके अकॉर्डिंग अभी ये इन्होंने बताया कि कोई भी, क्योंकि वैचारिक मतभेद था तो इजिली तो कोई भी कार्य जो होता या संविधान का जो नियम लागू होना था वो नहीं हो सकता। तो इसमें क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। मतलब नेहरू जी ने 1946 में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसको संविधान सभा ने एक बेस बनाकर उसके अकॉर्डिंग संविधान तैयार करने की सारे नियमों को बनाया था। अब इसमें देखिए, इस प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, प्रभुत्व और सार्वजनिक पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबंधताओं को संस्थागत स्वरूप दिया गया था। मतलब उस टाइम पर नेहरू जी ने जो प्रस्ताव पेश किया था उसमें ये सारी चीजें मेंशन थी। तो मतलब एक हमारी जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, क्योंकि 1946 का टाइम है, तो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत में उस टाइम पे ये हम लोग इसे लेते हैं कि नेहरू जी ने ये प्रस्ताव पेश किया था और उसके आधार पर हम लोगों ने अपने संविधान का निर्माण किया। संस्थागत व्यवस्था, संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया गया हो। अब संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन स्थापित करना भी एक चुनौती थी, क्योंकि ऐसा ना हो किसी एक को ही सारी शक्तियां दे दी जाए और वो शक्ति का दुरुपयोग करे, तो वो भी एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। अब उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू जी ने पेश किया था उसके ये मुख्य बिंदु दे रखे हैं। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा। मतलब भारत के ऊपर किसी बाहरी शक्ति के हमारे जो राजनीतिक फैसले होंगे उसका कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। हम एक संप्रभु गणराज्य है। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। मतलब पहले चाहे उस पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार था या किसी देशी रियासत थी वो, लेकिन अगर अब वो भारत का हिस्सा बनना चाहता है तो भारतीय संघ होगा। संघ की इकाई स्वायत्त होगी और उन शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है। मतलब जो भी उसकी शक्तियां होंगी उसका वो लोग उपयोग करेंगे। संप्रभु और भारत और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ताओं का स्रोत जनता है। मतलब हमारे पास जो भी शक्ति या पावर है उसका स्रोत कौन है? भारत की जनता। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा कानून और सार्वजनिक नैतिकताओं की सीमा में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। मतलब इसमें क्या था कि आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय के हो, किसी भी पूजा पद्धति में विश्वास रखते हो तो आपको उसकी एक गारंटी दी जाएगी। और वो किस रूप में दी गई थी? मौलिक अधिकारों के रूप में। अल्पसंख्यक, पिछड़े व जनजाति क्षेत्र, दलित व अन्य वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी ताकि वो लोग अपना विकास कर सके। गणराज्य को क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल, आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय
के अनुसार की जाएगी। मतलब ये क्षेत्र हमारा और हम इसकी सुरक्षा हम खुद करेंगे अपने कानूनों के अनुसार। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छा और पूर्ण योगदान देगा। मतलब पूरे वैश्विक स्तर पर भी शांति में हम लोग योगदान देंगे। ये भारतीय संविधान की व्यवस्था थी। एक मिनट, कहाँ हो गया। व्यवस्था को स्वीकार किया जो एक विधायिका और कार्यपाल के बीच तथा दूसरी और केंद्रीय सरकार और राज्यों की शक्तियों का वितरण करे। मतलब संस्थागत विशेषता क्या थी कि हम इस तरह की संस्था का विकास करें जिससे जो हमारे देश में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका उनके आपसी मतभेद ना हो। तो हमने इस तरह से एक संस्था को हमने बनाया था। अब ये आपका आ जाता है, हम जब देश में संविधान बन रहा था तो ऐसा नहीं था हमने अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग संविधान बना लिया। जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने दूसरे देशों के संविधान से भी कुछ अंग लिए जो हमें लगा कि हमारे देश के संविधान में भी होने चाहिए। तो उसी का एक पॉइंट है, आप इसमें से ध्यान रख लेना। आपसे पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे, तो संविधान सभा वो अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस के संविधान से। तो ये एक बार आपकी बुक में दे रखा है, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा कि किस तरह से ये दे रखा है। तो निष्कर्ष मतलब ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का परिणाम है कि वे देश को एक संविधान दे सके जिसमें जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों, सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया। यही वह कारण है जिसकी वजह से इतनी जटिलता से बनाए संविधान ने केवल अस्तित्व में है बल्कि जीवंत सच्चाई भी है, जबकि दुनिया के अनेक संविधान कागजी पोथों में ही दबकर रह गया। भारत का संविधान विलक्षण दस्तावेज है जो अन्य देशों और खासतौर से दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रतिमान हो गया। 3 वर्ष तक संविधान बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि ऐसा संतुलित संविधान बन जाए जिसमें संविधान द्वारा निर्मित संस्थाएं अस्वीयत या काम चलाऊ व्यवस्था मात्र ना हो बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को एक लंबे समय तक संजोए रखें। तो इसमें क्या था, इसका निष्कर्ष यही है कि जो हमारे संविधान सदस्य थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे और वो बहुत दूर की सोच रहे थे कि आने वाले टाइम में किस तरह का समाज हो सकता है, देश में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। उन सारे मूल्यों को उन्होंने संविधान में रखा, जिसकी वजह से क्या है, संविधान को बनने में काफी टाइम लगा, लेकिन वो बाकी देशों के संविधान की तरह सिर्फ एक कागज की पोटली सी नहीं है जो बना दी और उसे कोने में पटक दी, नहीं, उसके अकॉर्डिंग अभी भी देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। तो इतना पूरा उन्होंने रिसर्च करके दूसरे संविधानों को स्टडी करके अपने देश की सिचुएशन को समझते हुए उन्होंने संविधान का निर्माण किया था। तो देश को अगर मैं इसे शॉर्ट में आपको समझाऊं कि संविधान क्यों और कैसे, मतलब संविधान क्या है ये तो आपको समझ में आ गया कि एक दस्तावेज है जिसमें देश के नियम कानून लिखे हुए हैं। बट हमें उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि देश में शांति व्यवस्था बनाए रख सके, देश में आपसी मतभेद ना हो, लोगों को उनके मौलिक अधिकार मिले, देश की सरकार तानाशाही ना हो जाए, वो अपने किसी एक स्पेसिफिक वर्ग को ज्यादा शक्तियां ना दे दे। इन सब से बचने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता थी। और संविधान बना कैसे, अंग्रेजों के टाइम से ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई और उसके बाद जब देश आजाद भी हो गया, देश का विभाजन हो गया, देश में जो संविधान सभा बनी हुई थी उन्होंने अपने संविधान की बनाने की प्रक्रिया चालू रखी और उसमें उन्होंने विभिन्न देश के संविधानों की स्टडी की, देन उससे पूरा जो भी उनकी अच्छी बातें थी उसे अपने भारतीय संविधान में मिलाया और संविधान का निर्माण किया। तो ये था आपका 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको इसमें चैप्टर में अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक यू।